खबरें में खुश आमदीद। मेरे साथ आरमीद बड़ी और मैं हूं सईद काजी। कुछ खबरें और हमारे साथ खास मीशत के हवाले से मेहमान हैं, उनका तारुफ करवा देता हूँ थोड़ी देर तक। माशी अदाद शुमार पर PTI और नून लीग में एक जंग है। आज हमने दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज देखी। क्या मामला, 11 जनवरी से पहले परवेज़ इल्तमाद का वोट क्या ले लेंगे। दोनों कैंप्स में जो है वो खींचातानी लगी हुई है। इमरान खान ने क्या गवर्नर सिंध से रब्ते की कोशिश की है, बताया जा रहा है। और जो फवाद चौधरी साहब ने कोर्ट्स के हवाले से जो अपनी राय दी है, हम उसे दोहरा तो नहीं सकते, मगर क्या इस पर कोई नोटिस न होगा। और अगर यही स्टेट ऑफ अफेयर्स है तो क्या ये कोई दुरुस्त हो पाएगा। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर, वफाकी के मेंबर भी रह चुके हैं और मारूफ में शिदान है। डॉक्टर साहब, ये आज दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई जिनका क्रक्स ये, एक की वज़ीर इत्तलात साहिबा ने और एक की जनाब सागदार साहब ने। उनका जो क्रक्स है वो ये था कि 2018 को जो एशियन टाइगर मिला था इमरान खान साहब को, उन्होंने 3.5 साल में उसको एशियन बिल्ली बना के रख दिया। और फिर कुछ ऐसे इररेपरेबल डैमेजेस किए कि फॉर ऑल टाइम्स टू कम अब कुछ हो नहीं सकता। एक मातवी कैफियत है। नंबर 1, इसको आप कितनी क्रेडिट्स देते हैं। और दूसरा, जो हुकूमत जो ये इन्हें ताजरों के हवाले से कर रही है वो क्या है। पहले मेरी पहली बात का जवाब दीजिएगा, ये 3.5 साल कैसे अजाब आया हमारे ऊपर कि आगे पीछे की तरक्की बर्बाद होगी। डॉक्टर साहब जनाब देखिए, हमारी यादाश्त इतनी कमज़ोर नहीं है। अवाम की होगी लेकिन हमारी नहीं है। 2018 में मईशत बिल्कुल कोलैप्स हो रही थी। उस वक़्त भी ये IMF के पास जाना लाजिम समझा जा रहा था। और मुझे याद है कि मैंने ख़ुद इमरान खान साहब को ये तजवीज़ दी थी कि आप IMF के पास ज़रूर जाएं, मगर अपना प्रोग्राम लेकर जाएं। वो तो आपको वही बताएंगे जो उनकी किताबों में लिखा हुआ है। लाजमी नहीं है कि वो आपको एक इस्लाह की तरफ ले जाए। अब इन्होंने एक IMF का प्रोग्राम उसके बाद अडॉप्ट किया। शुरू में उसकी वजह से कुछ जो हमारी मईशत है वो थोड़ी सी थम गई, लेकिन जो बुनियादी जो कमज़ोरियाँ थी वो बरकरार रही। और जब उन्होंने अपने जो सोशल सेक्टर की जो प्रोग्राम्स को बढ़ाया तो उसका बोझ जो था वो मईशत नहीं बर्दाश्त कर सकी और इन्फ्लेशन भी बढ़ गया। और हमने देखा कि करंट अकाउंट जो हमारे एक्सटर्नल पेमेंट्स का जो सिस्टम है वो भी बिगड़ता गया। जब 3 साल गुजर रहे थे हमने देखा उस वक़्त इन्फ्लेशन कुछ 10-15% पर चली गई थी और वो उसके ख़िलाफ़ लोगों में काफ़ी बेचैनी पाई जा रही थी। और उसी को एक बहाना बनाकर इनकी हुकूमत को तब्दील किया गया। अब जो वहाँ पर IMF का प्रोग्राम जो था वो फ़िलहाल सही चल रहा था। सिर्फ एक इमरान खान साहब ने एक कदम लिया था कि उन्होंने जो आलमी मंडियों में तेल की कीमत चूँकि बढ़ी थी, उन्होंने उसको मईशत तक पहुँचने नहीं दिया, उस इन्फ्लेशन को। उस पर वो IMF के प्रोग्राम से ज़रा बाहर हो गए थे। अब जब नई हुकूमत आई तो इन्होंने भी 2-4 महीने ज़ाय किए। अगर इन्होंने सिर्फ उसको ठीक करना था तो फ़ौरन कर सकते थे, लेकिन उसके बाद नई हुकूमत ने भी ऐसे इक़दाम लिए कि मईशत में इन्फ्लेशन भी बढ़ गई और करंट अकाउंट डेफिसिट भी और बढ़ गया, मगर जो हमारी बुनियादी इम्बैलेंसेस हैं उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आई। मैं कहूँगा दोनों हुकूमतों ने मिलकर एक ऐसी राह इख्तियार की जो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। ये मैं कहूँगा ये इसकी ये मिसाल है जैसी कोई एक सड़क किसी ने बनाई हो जो एक गहरे समंदर की तरफ जा रही हो और समंदर के अंदर जा रही हो। उसी सड़क पर ये गाड़ी हमारी मईशत की चल रही है और इस हुकूमत ने तो उस गाड़ी को किनारे से भी आगे पहुंचा दिया है। मैं कहूँगा कि कार के इंजन तक पानी के अंदर हो चुका है। अभी मईशत डूब रही है मुकम्मल, और यहाँ पर कोई भी ऐसे इक़दाम नहीं लिए जा रहे कि इस मईशत का रुख तब्दील करें। इसमें जो बुनियादी जो खराबियाँ हैं उसको दूर करें। वो क्या है, मैं इस तरह एक वेग बात नहीं करना चाहता। देखिए, हमारी सबसे बड़ी जो इस वक्त जो मईशत को जो चैलेंज है वो ये है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, जो हुकूमत के बजट का खसारा है, वो इतना बड़ा है और बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से
इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, कीमतें भी बढ़ रही हैं, और जिसकी वजह से आपका जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में जा रहा है। डॉलर बिल्कुल अब तो मार्केट में मिलता नहीं। और कल परसों की बात है कि बैंक ने, मुझे खुद ज़ाती तौर पे मैंने उनसे सुना है कि स्टेट बैंक ने तमाम कमर्शियल बैंक्स को बता दिया है कि हमारे पास डॉलर एक भी नहीं है कि हम आपको जो डॉलर का नोट है वो हम दे सकें। तो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स वालों को भी बड़ी परेशानी हो रही है। अब पाकिस्तान तकरीबन पहले तो मैं कहूँ ना, डिफ़ॉल्ट तो हमारा कई लिहाज से हो चुका है। कई चीज़ों पर पाकिस्तान अपनी पेमेंट्स के जो वाजिबात है उससे पीछे हट चुका है। अब बात यह है कि ये बात उससे भी आगे जा रही है। मुझे तो ख़तरा ये लगता है कि एक तरफ मईशत का बहरान, दूसरी तरफ एनर्जी सेक्टर का जो बहरान है, दोनों इस तरह इकट्ठे आ गए हैं कि मुझे बहुत ही तारीक दिन नज़र आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नज़दीक है। अभी जो अगर पाकिस्तान के जो बड़े ऑयल के जो कंपनीज हैं, PSO हो गया या दूसरा हो गया, अगर उनकी LCs बैरूनी ममालिक ना एक्सेप्ट कर, बैरूनी ममालिक के बैंक एक्सेप्ट ना करें, तो वो उस पर हमेशा सॉवरेन गारंटी होती है। पाकिस्तान हुकूमत उनके पीछे पुश पर खड़ी हो जाती है कि नहीं, हम कहते हैं कि ये अपना जो वो है अपना कर्जा पूरा करेंगे। लेकिन इस वक्त जब पाकिस्तान के अपने जो फॉरेन एक्सचेंज ज़खायर हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, तो पाकिस्तान की भी कोई स्टैंडिंग नहीं रही इंटरनेशनली। तो मेरे ख्याल में हमारे पास भी अगर ऑयल क्राइसिस उस तरीके से आ गया जैसे कि श्रीलंका में हुआ था, तो आप समझ जाइए कि पाकिस्तान का जो रोड नेटवर्क है वो जैम हो जाएगा। और हमारा मुल्क तो श्रीलंका की तरह एक जजीरा नहीं है कि हर साइड से शिप्स पहुंच जाएंगी। यहाँ पर तो कराची में समुद्री जहाज़ आते हैं और वहाँ से तमाम मुल्क जो हमारा है शमाल की तरफ, उसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर फ्यूल क्राइसिस आ गया, मेरे ख्याल में तो जो तबाही आएगी मईशत में, और जो अफरा तफरी होगी, और जो पॉलिटिकल और सोशल इंस्टेबिलिटी होगी, मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को बिल्कुल देख रहा है। ये मतलब है इसका ये है कि एक हमारी बुनियादी वजूद के ऊपर एक इस वक्त यहाँ पर एक थ्रेट है। हम बिल्कुल इसमें शक नहीं कि दूसरी तरफ हमारे बॉर्डरों पर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल भट्टी साहब ने सवाल करना है आपसे। ये जो बैंक अकाउंट्स हैं, डॉलर अकाउंट्स हैं लोगों के, विल दे बी सेफ? एक तो ये बता दें, और भट्टी साहब आप क्या ऐड करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, गुजारिश है, ये इकॉनमी तो आप हमसे बहुत बेहतर समझते हैं, लेकिन ये इसहाक डार साहब जो 3 साल इस मुल्क में 3 मरतबा इक़्तिदार में मुसल्लत रहे, आप फरमा रहे हैं 2018 में डिफ़ॉल्ट के करीब छोड़ कर गए। हमें तो आज देखना है कि आम शहरी को पेट्रोल कितने का मिल रहा है, और अप्रैल 2022 में कितने का मिल रहा था, डॉलर कितने का था, आटा कितने का था, चीनी कितने की थी, बिजली का यूनिट कैसे था। क्या आप ये नहीं समझ रहे हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां 80 लोगों की वजारतें बना ली हैं, इन्होंने अपने अखराजात फजूल कर रहे हैं और मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ऐसे लग रहा है बादिउल नजर के जानबूझ कर धकेला जा रहा है। बिल्कुल जी, मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, इसहाक डार जो है ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये इकोनॉमिस्ट नहीं है। ये देखो, इनकी इस बात की महारत ही नहीं है। अगर आप जब जाते हैं अपने इलाज के लिए, अगर आपको दिल का प्रॉब्लम हो तो आप किसी ऑर्थोपीडिक के पास या डंगर डॉक्टर के पास तो नहीं जाते ना। हमने हमारे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने या कभी किसी बैंकर को लगाया है, PTI ने भी किसी एक बैंकर को लगाया था। और यहाँ पर हमें मैक्रो इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ मुल्क को लेकर जाए, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़ को समझता हो। अभी जो भी हमारे हालात हैं, ये हुकूमतों के गलत पॉलिसियों के नताइज हैं। ये पाकिस्तान की तकदीर में नहीं है। देखिए, आलमी दुनिया में कीमतें तेल की बढ़ी हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो उससे ज़्यादा बदतर हैं। हमारी कीमतें उससे ज़्यादा बदतर हुई हैं। जो एनर्जी सेक्टर में है, अभी देखिए कल परसों इन्होंने क्या किया कि बिजली जो मार्केट्स हैं उनको बंद करने का कहा।
कह रहे हैं हमारे इसमें बचत होगी पता नहीं 80 अरब रुपए की। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये, हाँ, तो ये कैसे लोगों को धोखा दे रहे हैं। मैं आपको एक बात का इंकशाफ करूं कि पाकिस्तान की जो टोटल जनरेशन कैपेसिटी है वो तकरीबन 44,000 मेगावाट है, जिसमें से हमारे जालिम हुक्मरानों ने 30,000 मेगावाट जो है उसमें से तकरीबन 75% जो है वो हमने कर दिया कैपेसिटी पेमेंट पर कि टेक और पे कि चाहे हम वो बिजली खरीदें या ना खरीदें हमने उसके पैसे भरने होंगे। आखिर ये मुआहदे किसने किए? ये कौन सी हुकूमतों ने किए? ये कौन से वजीरों ने किए? और ये सिर्फ बैनुल-अक़वामी प्रोड्यूसर्स के साथ नहीं हुए, ये हमारे इसमें पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स भी हैं और वो हमारे काबीना के मेंबर्स भी हैं। डॉक्टर साहब मैं रोकूंगा अदब एहतराम से। ये एक सेकंड मैं जरा वजाहत एक पॉइंट मेरा मुकम्मल करने दें। और ये देखिए, ये हमने इसके इतनी बिजली के पैसे हमने भरने हैं चाहे हम उसको इस्तेमाल करें या ना। अभी लेटेस्ट नेपरा की रिपोर्ट में आप देख लें कि पाकिस्तान उस लाजमी खरीदी हुई बिजली को हम उसका 50% बिजली भी नहीं इस्तेमाल कर रहे, सिर्फ 46% बिजली जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके पैसे दे रहे हैं, और बाकी 54% हम इस्तेमाल नहीं कर रहे और फिर भी बिजली पैसे दे रहे हैं। तो ये लोग क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आगे से ये मार्केटें बंद कर रहे हैं। जब मार्केटें और आप बिजली का इस्तेमाल और कम करेंगे तो वो मुफ्त पैसे तो उनको तब भी मिलेंगे उन IPP। ये काबीना डॉक्टर साहब मैं आपकी इसी बात पे जा रहा था। देखिए आप कह रहे हैं 44% कर रहे हैं और 56% नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी पेमेंट दे रहे हैं। हाँ। पेमेंट दे रहे हैं। हाँ। और ये दे रहा है आम शहरी। तो क्या ये जरूरी नहीं कि जिन्होंने इतने महंगे मुआहदे किए और बिजली इस्तेमाल भी नहीं की और पैसे देने, पहले उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उस माफिया के खिलाफ, उन्हें कानून की गिरफ्त में लाया जाए। साहब वो कह रहे हैं काबीना में बैठे हुए चंद लोग शराफिया इसका कमीशन लेकर गलत डील कर गए, लेकिन 22 करोड़ आवाम पे कर रही है, मैं और आप पे कर रहे हैं, तो हमें क्यों सजा? देखिए बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं, लेकिन इसका एक और पहलू भी देखें अमीर साहब। देखिए इस वक्त हमारे यहाँ अभी इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है, जहाँ पर हमारा ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है। जब लोड शेडिंग हो रही है मतलब है कि बिजली की कमी है, तो जो 54% वो है कैपेसिटी पेमेंट भर रहे हैं, तो हमें बिजली क्यों नहीं देते? सारे मुल्क में इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है, अवाम को बिजली तो दे ना, जब उसके पैसे भी भर रहे हैं। हमारे बिलों में उस 54% का बोझ है, वो आप पर है, मुझ पर है। नेपरा ने तो क्या कर दिया, अक्टूबर से तमाम कमर्शियल और जो इंडस्ट्रियल वो हैं ट्रांसफार्मर्स, उन पर भी कैपेसिटी पेमेंट लगा दी है। एक तरफ इन्होंने हालात ऐसे पैदा किए हैं कि बिजनेसेस चल नहीं सकती, और अगर वो चले या ना चले उनको बिजली का बिल उनके ट्रांसफार्मर के साइज के मुताबिक आएगा, सैंक्शन लोड के मुताबिक आएगा। ये ऐसे हालात हैं कि मैं कहूँगा कि अगर यहाँ पर कोई कॉलोनियल पावर होती, अगर किसी ने हमारे मुल्क को फतह किया होता, आप लोग जाग जाएं कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। ये कौन लोग हैं जो इस पूरे मुल्क पर मुसल्लत हो चुके हैं और हमें नीचे दबो रहे हैं, और आज तक इन्होंने अपने देखे कोई भी अखराजात में कमी नहीं की, इन्होंने कोई हमारे पॉलिसी को चेंज नहीं किया। ये अपनी सिर्फ सियासत को चमकाने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए पॉलिसीज बना रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल मैं कहूँगा अनकरीब डूबने लगा है। फॉरेन करेंसी अकाउंट की बात की आपने, देखिए इसी पार्टी ने, इसी PMLN ने एक दफ़ा 99 में भी हमारे जो अकाउंट से उनको कॉन्फिस्केट किया था। अब भी इनसे कोई शक नहीं है, इसलिए मुझे शक इस तरह पड़ा कि अब स्टेट बैंक जो अपने ज़खायर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स की जो रिजर्व्स की जो तादाद बताते हैं, वो अपने रिजर्व्स का नहीं बताते, सिर्फ वो जो हमारे पैसे भी जो बैंकों में पड़े उसको भी गिनकर बता रहे हैं कि वो कमर्शियल बैंक में इतना पड़ा हुआ है और जो उसमें है ये स्टेट बैंक के पास है वो इतना है। तो इनका अब ये इतने जैसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, अब पूरा मुल्क जो है उसके फॉरेन करेंसी ये लोग खा गए हैं।
आप देखें रूपी अकाउंट तो महफूज रहेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि दिस इज अ पब्लिक इंटरेस्ट की बात है। वो देखिए जी, वो तो इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। यहाँ पर तो इनको फॉरेन करेंसी की जरूरत है, लेकिन इनके अखराजात देखें, इनको ट्रैवल जिस तरीके से करते हैं, डेलीगेशन जो गई हैं, अभी 3 इन्होंने जहाज लिए हैं उसके लिए जो प्राइवेट जेट्स होते हैं अपने एग्जेक्टिव्स के लिए। इनकी जो मर्सिडीज गाड़ियां आई हैं, बुलेट प्रूफ कारें आई हैं, ये सब डॉलर से चलती हैं। और इस तरफ मुल्क डूब रहा है और हमारे डॉलरों के ऊपर इनकी नजर है अकाउंट्स में। मैं कहूंगा ये तो जिस तरह आपने अक्कासी किया, क्या आप समझते हैं अगर ये हुकूमत मजीद 1 साल रहती है तो खुदा ना खास्ता ये मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा? इस पे कैपेसिटी है कि मुल्क को, इकॉनमी को पटरी पे ले आए? आप क्या समझते हैं अपनी तजर्बे की रोशनी में? ये देखिए, मेरी तो ये इस वक्त अब ये पक्की राय है अपने दोस्तों से बात करने के बाद कि पाकिस्तान के जो हालात हैं इसको निपटने के लिए आपको प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत है। न ये हुकूमत, ना इलेक्शंस इसका हल है, और ना ही अगली कोई और पॉलिटिकल पार्टी के पास इस वक्त कोई ऐसी इकोनॉमिक टीम है जो इन चीज़ों को समझती है। मैंने तो उस दिन एक प्रोग्राम में कहा भी है कि अभी आप हम पर छोड़िए, देखिए जो बैंकर और अकाउंटेंट्स और ये जो जिसे मैं कहता हूँ ना शार्लटन और तोतों, उनको आप टेक्नोक्रेट्स मत समझिए। मैं यहाँ पर प्रोफेशनल मैक्रो इकोनॉमिस्ट की बात कर रहा हूँ, जिनका काम ये है, जिनको ये हार्ट सर्जरी करनी आती है। आप हम पर छोड़ें, हम 6-7 बंदों की टीम लाकर इस मुल्क के जो मसाइल हैं उनको हम एड्रेस करें। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इस वक्त ये न इलेक्शन से फर्क पड़ेगा और ना ही आपको ये हुकूमत आपको बचा सकेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, टेक्नोक्रेट से कुछ राब्ते भी हुए हैं हमारे जो टॉप के मुक़्तदर इदारे हैं, हैव यू बिन कॉन्टेक्टेड? क्या आपसे भी कोई राब्ता हुआ है? नहीं जी, हमसे किसी का राब्ता नहीं हुआ। हम तो खुद जो मुल्क के जो हालात के ऊपर हमें हमदर्दी है, तो फिक्र है, हम लोगों ने आपस में वो किए, मतलब कि जो तबादला ख्याल किया है। ये जो जिनकी बातें कर रहे हैं तो वही लोग हैं जो पहले आजमाए हुए हैं, और ये ना इकोनॉमिस्ट हैं और ना ही इनको इन चीज़ों की समझ है जिस किस्म के मसाइल हमारे मुल्क के जिनका सामना है। मैं ये जो टेक्नोक्रेट का लफ्ज़ है मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता अपने लिए। मैं समझता हूँ मैं तो एक प्रोफेशनल मैक्रो इकोनॉमिस्ट हूँ, और मेरे साथ इस तरह और भी 3-4 लोग हैं जो इन चीज़ों को उस तरीके से समझते हैं। हम में और उनमें आप फ़र्क करें। मैं कहता हूँ कि आप लोग समझ जाइए। अब ये फरमा रहे हैं, एक तरफ बेरोजगारी हो गई है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं, और 8:30 बजे तमाम मार्केटें बंद कर दी जाए। आप क्या समझते हैं, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी या हुकूमत को कोई फायदा होगा? क्या इसके नतायज क्या देख रहे हैं? रेस्टोरेंट भी 10 बजे बंद कर रहे हैं। यही बताया ना कि जी देखिए, हमें तो ये जो है ना, ये जो रिटेल बिजनेस है, दुकानदारी जो है, ये एक मईशत का बहुत अहम जुज़ होता है। अगर आपने दुकानें बंद कर दी तो माल कैसे बिकेगा? जो कारखाने प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो कैसे अपनी चीज़ बेच सकेंगी? कम डिमांड की वजह से आपको पता ही है कि कई कारखाने अभी से बंद हो चुके हैं। अगर आपने मार्केटें भी बंद कर दी और भी बंद होंगे। तो मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान के जो हालात हैं ये उसके मुताबिक ये कदम नहीं है। और ये मैंने अभी बताया कि हम तो इसकी पेमेंट तो ऐसी भी कर रहे हैं। देखिए IPPs को 54% तो ऐसी भी पेमेंट हो रही है। अभी तो चाहिए कि बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल करें, उनको तो पेमेंट हो रही है। आप हमारी लोड शेडिंग ख़त्म करें, तमाम मईशत को चलने दें कि मईशत कुछ एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट की फिगर्स आई हैं, एक्सपोर्ट पिछले साल से $2 अरब कम आ रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी इसमें फाइनेंशियल टाइम्स में कि इनपुट भी हमने लेके देना है, यानी IPP से जो हमारे 93 में मुआहदे हुए थे कि जिस चीज़ से बिजली बननी है वो मेरे और आपकी जेब से जाना है, और फिर वो उसकी जो अगर वो नहीं बनाता तो उसको ज़्यादा इंसेंटिव है कि बिजली ना बना के, जैसे आप कह रहे हैं कि 54% बिजली जो नहीं बन रही उसकी पेमेंट हम कर रहे हैं, तो फिर क्या कहाँ कमी आएगी ये दुकानें बंद करने से?
ये मैं कह रहा हूँ ना, ये तो देखे ना उसके बरअक्स है। जो मंतिक है वो तो कहता है कि ये दुकानें भी चलाएं और यूं भी लाइटें जलाएं, उनके पैसे तो हम ऐसे भी दे रहे हैं। अवाम को जो आप लोड शेडिंग उन पर कर रहे हैं वो भी खत्म करें। आखिर इसके पैसे हुकूमत नहीं दे रही, ये हम कंज्यूमर दे रहे हैं। हमारे बिलों में, हमारे हर यूनिट के पैसों में इस तमाम 100% 30,000 मेगावाट की प्रोडक्शन का खर्चा इसमें इंक्लूडेड है। उसमें से आप देखिए कि 13-14% सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, 13-14 हज़ार मेगावाट इस्तेमाल हो रहा है। बाकी जो है वो ज़ाया हो रहा है 16-17 हज़ार मेगावाट। जब वो ज़ाया हो रहा है तो वो चलने दें, वो हम तक आने दें, मईशत को बढ़ने दें। कौम की बिजली क्यों बंद कर दी? ये तो एक डॉक्टर साहब आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हमारे काबीना में भी लोग बेनिफिशियरी हैं आईपीपीज के। बिल्कुल जनाब, अभी भी हैं, पिछली काबीना में भी थे और इससे पिछली काबीना में भी थे। ये एक माफिया है पाकिस्तान का। इससे जो बड़ा माफिया है वो बैंकिंग सेक्टर है, जो इस साल पाकिस्तान की बजट से 4 खरब रुपए 4 ट्रिलियन रुपीस मतलब 4000 बिलियन रुपीस सिर्फ सूद के मद में पाकिस्तान की बजट से जा रहा है। हमारे तमाम जो टैक्सेस हैं उसका 70-80% पैसा सूद खोरों को जा रहा है, वो हम पर और आप पर नहीं लग रहा। ये देखिए, ये वक्त आ चुका है कि आप लोग सब अपनी आवाज बुलंद करें। और आपकी मौजूदगी में 20% लाइन लॉसेस हो रहे हैं, बिजली चोरी हो रही है, उसका पैसा भी पाकिस्तानी आवाम दे रही है। कौन रोकेगा इन लाइन लॉसेस को जो बिजली चोरी होती है? और इन्होंने कोई कदम नहीं लिया। देखिए, लाइन लॉसेस अगर 2% भी कम कर देते, अरबों रुपए का हमें फायदा होता, हमारे बिल कम होते। आप ये समझ जाइए कि आपके जो इस वक्त बिजली है कि बिल आता है, उसमें निस्फ से ज़्यादा तो उस बिजली की कीमत है जो कभी पाकिस्तान ने ख़रीदी ही नहीं आईपीपी से, और उसमें से 5वां हिस्सा जो है वो और जो लोग चोरी कर रहे हैं बिजली, ये उनके बिल हम भर रहे हैं। ये पाकिस्तान के अवाम को क्या हो गया है? अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को एक्सरसाइज करें। वो कहें हमने इस बिजली का बिल इस तरीके से नहीं देना। इस दुनिया में जो लाइन लॉसेस होती हैं वो 5-6% से ज़्यादा नहीं होती, वो टेक्निकल वजूहात की वजह से होती हैं। यहाँ पर टेक्निकल या सोनिए के नेपरा ने डिस्कोस को 15% अलाउ किया हुआ है। आखिर नेपरा को किसने इजाज़त दे दी कि 15% जो लॉसेस है वो अलाउ कर दे? ये कोई ऐसा रेगुलेटर होता है अवाम की और कंज्यूमर के इंटरेस्ट में काम करे? ये हमारे इंटरेस्ट के बरखिलाफ ये प्रोड्यूसर्स के उसमें कर रहा है, जो आगे डिस्कोस के हक में फैसले कर रहा है, और डिस्कोस आगे चोरियां करवा रहे हैं। ये देखें, आजकल के जो टेक्नोलॉजी है उसमें कोई चोरी कर भी नहीं सकता। ये चोरी तभी होती है जब ये मिली भगत हो, उसमें जो इनके अफसरान होते हैं वो मिलकर चोरी करते हैं, आधे पैसे खा लेते हैं, आधे माफ कर देते हैं। तो इसका बोझ हम सब पर आता है। ये पाकिस्तान के हालात ये सिर्फ करप्शन फेडरल गवर्नमेंट में या ये सेंटर में नहीं होती, ये एक एक जगह हो रही है। और पाकिस्तान के बिजली का बहरान जो है ये हमारी मईशत के बहरान के बिल्कुल बराबर है। और ये जब आगे जरा और चलेगा, मेरे ख्याल में आपकी ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बंद कर देगा। पीएसओ और उन सब के हालात बड़े कमज़ोर हैं, उसको आप देखिए। तो होगी बात। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी साहब कुछ और पूछना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया जितनी सराहत से आपने इस पे रोशनी डाली। थैंक यू वेरी मच, प्रेशियस टाइम। बड़ी साहब, थोड़ी सी बात ब्रेक से पहले, हमारे पास टाइम है। 54% तो वो है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बिजली हम खरीद रहे हैं मगर हमारे पास बिजली नहीं है। अच्छा काई साहब, आप पढ़े लिखे लोग, मम्मी डैडी, इस घर को आग लग रही है घर ही के चिराग से। 44% हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 56% ना इस्तेमाल करने के पैसे दे रहे हैं, 54%, और ना इस्तेमाल करने के उस पर बिजली चोरी 20% वो लगा ले। नहीं, उसके पैसे भी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो 54% इस्तेमाल, सर यही अर्ज कर रहा हूँ, 54% हम इस्तेमाल कर रहे हैं और 56% डॉक्टर साहब के बकौल के हम उनके पैसे अदा कर रहे हैं पूरे, और इसके बावजूद भी लोड शेडिंग है। असल बात यह है कि जिन्होंने आईपीपीज पर ऐसे डील की कि बिजली नहीं बनानी और पैसे ले लेने हैं, वो कैसा कारोबार है कि आप कारोबार ना करें लेकिन पैसे आपको पूरे मिलेंगे?
माफिया कमीशन तो वो खा गया जिस दौर में बने आईपीपी, उन सबको लाएं, उनको रेस्ट करें। यानी मैंने आपको 1 किलो दाल के पैसे दिए हैं, आप मुझे आधा किलो दे दें। आधा किलो भी ना दूं, आप मैंने दाल के आप ना दे। अच्छा, ये तस्वीर आपको दिखानी है नाज़रीन। इन हालात में और इन पॉलिसीज में ये नतीजा, ये 1500 कांस्टेबल जो हैं, ये उनकी नौकरियों के लिए 1.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया। ये 28,000 लोग वहाँ पे टेस्ट देने के लिए इस्लामाबाद का जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है उसकी, मैं तो पहले समझा ये फेक है, बाद में मेरे प्रोड्यूसर ने इसको कंफर्म किया। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इनमें हजारों MA पास हैं बच्चे। यार जब माँ बाप अपना तन मन कांस्टेबल के लिए कर्जे लेकर बच्चे पालेंगे और वो मास्टर MA कर लेंगे कर्जे लेकर, उन्हें नौकरी 10-10 साल ना मिलेगी, कांस्टेबल भर्ती होते हैं, वहां भी सिफारिश चलने हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में तो अन्य वाह। तो इस मुल्क में आप नई कौम को, नई जनरेशन को जो 60% है, आप उन्हें बेरोजगारी और चोरी चकारी सिखा रहे हैं इस तरह। अच्छा, चोरी चकारी तो खैर भट्टी साहब, रोटी पानी की दाल के लिए चोरी चकारियाँ, और जो टॉप पे जो चोरी चकारियों से तो मेरे ख्याल में फ़नून लतीफ़ा का दर्जा दे दिया हमने। ज़रा शेख रशीद साहब कुछ कह रहे हैं, साबिक़ वज़ीर भी हैं और लीडर भी, जनाब सुनिए क्या कहते हैं। FIA में 1050 नौकरियां निकली हैं तो 14 लाख दरखास्तें आई हैं। अब 14 लाख दरखास्तों को मेरिट पर देखते देखते, या 12 लाख लगा लें, इसमें 6 दिन मशीनें बंद भी रही हैं, तो 1 साल तो उनका छाती मापने और दौड़े लगाने में लग जाएगा। ये पुराने, ये आज का नहीं है, ये माजी का सवाल है, ये हम इस पर हालिया हुकूमत को रिफर नहीं कर रहे, क्योंकि हमेशा हालात यही रहे। जब वो वजीर थे, अब उससे 10 गुना ज्यादा इस 8 माह में कारखाने बंद हो गए, इंडस्ट्री बंद हो गई है, दुकानें बंद हो गई है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और एक एक सीट पर 10-10 हजार बंदा अप्लाई कर रहा है। आपकी जो क्रीम थी, जो कंप्यूटर की एक्सपर्ट थी, मेडिसिन में थी, डॉक्टर थी, 7.5 लाख लोग बाहर जा चुके हैं। इसका मतलब है आप इस मुल्क की, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके एक ब्रेन बनता है, आप उसको बाहर भेज रहे हैं, और अपने मुल्क में आप सिर्फ IMF के मुलाजम भर्ती कर रहे हैं, वो IPP और अपने बेनिफिट के लिए। काजी साहब इस तरह, और वो ये कह रहे हैं कि इस काबीना में भी लोग थे और पिछली काबीना में भी लोग थे जो बेनिफिशियरी थे। काबीना में ना हो तो ये लूटमार ना हो। मुशर्रफ साहब के दौर में IPPs की पेमेंट डॉलर्स में ऐलान कर दिया गया था। भाई डॉलर तो इधर भीख में नहीं मिल रहा, तब डॉलर को 30, 35, 40 रुपए का था जब हमने मुआहदे 93 में किया। अंदाजा करें उसकी वजह क्या है काजी साहब, थोड़ा सा आप गौर करें। जो भी आया उसने हमें ही हाथ लगाया। इस मुल्क के जो हुक्मरान रहे, उनके 90% बिजनेस मुल्क से बाहर है, उनके बच्चे बाहर है, उनकी प्रॉपर्टी ये बाहर है, अरबों खरबों। तो आपका क्यों सोचे। एक ब्रेक है, ब्रेक और ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे। ये सारी आवाज़ें इसलिए नहीं है कि हम किसी के खिलाफ हैं या हक में, हम इस मुल्क के हक में हैं। कुछ करें, कुछ उसमें जो भी आप इख्तियारात रखने वाले लोग हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कुछ और खबरें हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बड़ी साहब, अब 9 तारीख को परवेज़ इलाही साहब ने जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना। हम जब खान साहब से बात हो रही थी तो वो फरमा रहे थे कि 190 नहीं तो कम से कम 186 शायद लोग हमारे पास हैं। तो लेकिन अब क्या ये कोई शक शुबे वाली फिजा भी बन? देखिए काजी साहब, गुजारिश है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फ्लोर क्रॉसिंग वाला, एब्सेंट होने वाला या अपनी पार्टी के पानी में निगमत खिलाफ करने वाला नाअहल हो जाएगा, उसका वोट ही नहीं काउंट होगा। मुझे PDM के दावों के पीछे समझ नहीं आती अभी तक। चले 187 उनके हैं, PTI के मजारी, दोस्त मजारी निकाल दो, इनका खातून निकाल दो, इनके 180 हैं। 180 को ये 186 कैसे करेंगे? वो कौन सा जादू है, मुझे बता तो देना कम से कम। मैं एक थोड़ा बड़ा ही नलायक हूं, लेकिन मैं नंबर गेम बता रहा हूं ना। अब सिर्फ अगर आप कुछ साबका है, हम लोगों के प्रेशर में आके लोगों को खौफजदा कर रहे हैं कि अपने ज़मीर के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक वोट कास्ट ना कर। सियासी जमातें किसी को गायब कर लेती हैं, मुझे उसका नहीं पता। नंबर गेम में मैंने एक नून लीग के नहायत काबिल एहतराम और बड़े नून लीग से सिंसियर, मैं कहा यार मुझे बता देना, कोई आईनी तरीका बता दें। मैं कहा जी आपने ये 2 बंदों को पैसों की ऑफर की, उन्होंने तो इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हमने PTI नहीं छोड़नी। कहता आपको किसने बताया? मैं क्या आप हल्फन कह दे कि नहीं की ऑफर? कहता हाँ नंबर गेम तो नहीं है।
मैं क्या आपके नंबर 167 इनके, 7 पीपल्स पार्टी के, 4 आजाद, 1 राहे हक, मैं क्या अपना 181 नंबर बताया कहते नहीं है, तो मैं क्या उनके ये कैसे कर दें। अब अगर आपने MPA को अगवा कर लेना है, उन्हें जिस दिन परवेज अली ने वोट लेना ना जाने दें, वो फिर तो आप जंगल के बाद चौधरी साहब, परवेज अली साहब, इमरान खान साहब में सब कुछ ठीक है, इशारे ये भी मिल रहे हैं कि वो अगली दफ़ा की वज़ारत आला भी मांग रहे हैं पंजाब में। देखिए कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, अगले इलेक्शन होते हैं, क्या नताइज आता है उस हिसाब से फैसला होगा ना। परवेज अली साहब को नून लीग राब्ते में कर रही थी, मेरी इतलाह है 100%। आसफ जरदारी साहब इसीलिए तशरीफ, और उनके दरमियान में एतमाद की फिजा भी बिल्कुल ठीक रही है नून लीग और चौधरी साहब के दरमियान के नहीं है, कभी धोखा नहीं हुआ आपस में। खुद चौधरी शुजात साहब, परवेज अली साहब दर्जनों दफा अपने मुंह से कह चुके इन्होंने हमेशा डसा है, हमारे साथ धोखा किया है। अब किस बुनियाद पर उनके साथ जाना है, तो फिर ओपन चले जाए। अदरवाइज ये तो नहीं हो सकता कि आप 180 PTI के वोटों से MPO, लेकिन कुछ लोग इस मुल्क के हालात को खराब करने के लिए जैसे जैसे कादी साहब ये -1 का प्रोग्राम इमरान खान के खिलाफ करते जा रहे हैं, वो प्लस होता जा रहा है और हुकूमत के खिलाफ आम शहरियों का गमो गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती, मुझे एक सवाल, अगर ये परवेज अली ने आखिरी में अर्ज करने लगूं, एतमाद का वोट ले लिया, इमरान खान असम्बली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तहलील कर देंगे, इसीलिए उस असम्बलियों को तहलील होने से बचाने के लिए ये परवेज अली के लिए वोट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से। नहीं बड़ी साहब, मेरा 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 आपसे सवाल है बड़ी साहब, सवाल ये है कि मैशत की कहानी है, मोहम्मद ज़ुबैर साहब सुना गए हमें, ऊपर से आप लोगों की इंटेलिजेंस की और तौहीन करते हैं, डिसएनफ्रेंचाइज करते हैं। आपने कहा ना कि 80 बंदे 86 क्या से हो जाते हैं, यहाँ एक बंदा 22 करोड़ हो जाता है, अयूब खान जब आ जाए तो, या ज़ियाउल हक आ जाए तो, एक बंदा एक तरफ होता है, 22 करोड़ एक तरफ होता है। ये छोड़ दें, ये सारे काम हम देख चुके हैं यहाँ पे। मैं सिर्फ आपकी अक्ल सलीम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैशत के माज पे आपने आम आदमी और मिडिल क्लास को कुचल के रख दिया, और सियासत के माज पे आप इन लोगों को फिर मुसल्लत अगर हम करते हैं तो कितना अच्छा मैसेज जाएगा आवाम में। अच्छा काई साहब, वैसे आप लोग भी ना, हम लोग भी साफ़ी कभी कभार नामुनासिब बात करते हैं कि माशियत के मामले में हमने कुचल दिया। देखिए इसहाक डार साहब 3 दफ़ा आपके वज़ीर ख़ज़ाना रहे, जब से वो तशरीफ़ लाए इश्तिहारी थे, सजा याफ्ता थे, अभी उनकी बेल नहीं हुई, उन्होंने ओथ ले लिया, उनके तमाम मुकदमात ख़त्म हो गए, उनका घर जो नीलाम होना था वो ख़त्म हो गया। हाँ, उनके आने से ये ज़रूर फ़ायदा हुआ कि डॉलर जो 178 पे था आज 260 पे भी नहीं मिल रहा, पेट्रोल जो 150 था बड़े माहिरीन लेके आए थे, 8 रोटी जब वो आए थे 8 रुपए की थी, ये सब कुछ 25 रुपए की। कादी साहब आप इसहाक डार के पाँव चूमे के उन्होंने इस मुल्क के चंद बड़े शराफिया खानदानों के लिए 22 करोड़ अवाम की बलि चढ़ा दी है, उन्हें सूली पे लटका दिया, मरो खुदकुशी करो, मैं तुम्हें इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि रोटी खाओ। लेकिन ये 2022 9 अप्रैल से पहले जो खान साहब ने इकदाम किए थे, क्या उसकी वजह से डॉलर नहीं बढ़ा? ये नहीं, इसहाक डार साहब आए हैं। मैंने गुजारिश की, आपने इस हुकूमत पर, इमरान खान पर इल्जाम लगाया था कि इसने माशी तबाही कर दी, नाहिल है, काम नहीं आता। मुझे जो उस वक्त कीमतें थी आज कीमतों का कंपैरिजन कर लें और किसी अक्ल के अंधे को बताएं कि इस मुल्क को तबाह किसने। वैसे आप तो पूरी कौम नहीं कह रहे कि जिन्होंने काम नहीं आता, जो नाहिल उन्होंने बुला लो। देखिए डॉक्टर जुबैर साहब ने बड़ी बात की थी, बदकिस्मती है वो बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसीलिए मोहतरम नवाज शरीफ साहब प्यार से इसहाक डार को मुंशी कहते हो, मुंशी बड़े नोट बना रहे हैं। मुंशी को बुरा लफ्ज़ नहीं है, ये तो मुंशी फाजिल भी होता है यार, मैं आपका मुंशी हूं, मैं मुंशी। तो मेरी गुजारिश ये है कि वो जिस मकसद के लिए आए थे, आपके अब नैब में जो केस ही था सब खत्म नहीं हो गए, कैसे क्लीन चिट मिली है, उन्हें ड्राई क्लीन किया है आपके पैसों से। अब ठीक है, अगर आप वो हुकूमत नहीं चलती, कल को वो फिर बाहर को डील करके भेज देगा, NRO 3 मिल जाएगा, NRO 1 मुशर्रफ ने, NRO 2 इमरान खान के मुताबिक कमर बाजवा साहब ने, NRO 3 फिर कोई और आ जाएगा। ये हुकूमत नहीं चला तो यार एक ये कहते हैं कि वो कहते, देखें मुस्लिम लीग नून के एक साहब कहते हैं कि NRO उन्होंने तो इनको दिया था, जो सरदार, क्या नाम है उनका, सरदार साहब ये जो हमारे स्पीकर थे, वो कहते हैं याद सादक कहते हैं नहीं जी इसको दिया, इनको पता नहीं उनको किन्होंने दिया। फैसल वावडा साहब की बात को तो मान ही लेना चाहिए। अच्छा कादी साहब, गुजारिश है कि आप बड़े भोले हैं,
कामरान रसूरी साहब को एमक्यूएम ने निकाल दिया था गालबन। आपको पता है इनकी कई एमक्यूएम के लिए सर्विसेज नहीं है। मोहतरम गवर्नर साहब हैं, काबिल एहतराम है, और फैसल वाडा का रेफरेंस दे रहे हैं। फैसल वाडा का तो इमरान खान ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ से निकाल दिया, तो वो इमरान खान का कैसे पैगाम देगा? और कुछ ऐसा बेवकूफ़ बनाओ लोगों को। अली जैदी का नाम ले लो, चलो मैं कहूँ सिंध के सदर है। एक बंदा खुद पार्टी में नहीं है और इनसे इनके बारे में खुद खालिद मकबूल जो कहते थे, फरूक सत्तार जो कहते थे, वो बताओ चीज़ें। काजी साहब छोड़ें अन्ना वंडे रियोड़ियाँ पो अपने आनू। ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है। कभी आप टेक्नोक्रेट की शुद्धनी शोशा छोड़ देते हैं, कभी आप कह देते हैं कि नहीं जी मुल्क ये हो गया, कभी आप कहते हैं एमक्यूएम और नून लीग की लड़ाई हो गई। माशी तबाही आप करते जा रहे हैं। सिर्फ ये एक ट्रेनिंग दी जाती है इन लोगों को, बाज़ लोगों को, कि जब मुल्क में असल इशू से लोगों को आवाम को डिट्रैक्ट करना हो तो ऐसे शोशे छोड़ दें जिनका हकीकत से वास्ता ना हो। यार बड़ी साहब, एक कोई और भी खबर आ रही है कि किसी बहुत ही अहम शख्सियत से इमरान खान की मुलाकात के सिलसिले भी शायद हो रहे हैं। नहीं, वो मुझे उस खबर का नहीं पता। मैं उस खबर की मैंने जो काउंटर चेक किया है उसमें हकीकत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक खबर चैलेंज करके दे रहा हूँ, अगर ये इनकार करेंगे। मुल्क के अहम अदारे की अहम शख्सियत ने मौजूदा हुक्मरानों को कह दिया अपना बोझ अब उठाएं, हम ज्यादा नहीं उठा सकते, नहीं, हमारे तरफ ना लाएं। इन्होंने तो हल तलाश कर लिया। हम कहते हैं यार बिजली कहाँ है, कहते हैं इमरान खान। हम कहते हैं पेट्रोल किधर है, कहते हैं इमरान खान। और डॉलर किधर है भाई, कहते हैं इमरान खान। सर इनके पास तो हल है। मैं सुन लो ना, जो हुआ है इमरान खान। इमरान खान कहाँ है, गोलियां लगी है, घर पड़ा हुआ है, ये कहाँ हुकूमत में है। जिन साहब की वजीर आजम और उनकी इसहाक डार से मुलाकात हुई, वो अहम तरीन अदारों में है। उन्होंने फिगर लेके गए थे कि ये मार्च 2022 के हैं और ये जनवरी 2023 के हैं। ये कंपैरिजन करके बताएं इसका जिम्मेदार कौन है? इमरान खान। कैसे इमरान खान? भाई जो कह रहे हैं का करके आप उन्हें निकाल चुके हैं, उसके बाद आपने बेहतर करना था ना। तो कोई एक चीज बेहतर हुई है उसकी निशानदेही आपने इमरान खान लाए, क्योंकि अगर इमरान खान को लाए अब आप ये जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट लफ्जों का गोरख धंधा करते हैं ना। अभी हमने अपने भाई कैमरामैनों से पूछा था, वो कह रहा था 600 रुपए का बिल मुझे सुई गैस का 1800 का आ रहा है। और ये हकीकत है, लफ्जों के गोरख धंधे में गर्दिशी कर दे, खते गुर्बत फलां फलां, इसमें लोगों को ना उलझाएं। आपसे सवाल है, ये जो एक रन अवे इन्फ्लेशन है जिसने कुचल दिया है, इसके जवाब में इमरान खान का आर्गूमेंट कितनी देर चलेगा? काजी साहब वो पीट चुका है, आपका बयानिया दफन हो चुका है। आप ऐसे सहारे पे चल रहे हैं जो खुद बेसहारा होने वाला है। मेरा ख्याल है अब ये कश्ती डूबने वाली है। कोई बेहतर देख रहे हैं इमरान खान। आपके मुंह से सुन के लोगों के कान पक गए हैं। महंगाई के बारे में बताएं। इमरान खान को गोली लगी हुई है, वो घर में पड़े हुए हैं और आप हुकूमत में। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और इन मामलों पे बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, देखें जो हमारे कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन के, सबसे जो हमारा ऐवान सबसे बाख्तियार है वो पार्लिमान है। अब अगर इस पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हमारे इदारों पर शकूक को शुबात की बात करेंगे, याद सादिक साहब का कल हमने बयान चलाया, वो बाजवा साहब के बारे में कुछ कह रहे हैं, उनके दोस्त जो हैं मोहम्मद अहमद खान साहब वो कुछ कह रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी ये कह रहे हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हम तो नहीं कह रहे, ये उनकी राय है। तो ये बजाय इसके कि उसको स्ट्रेंथन करें, उन पे सब बदकिस्मती है या खुशकिस्मती है कि 15 साल होने वाले हैं 25 जुलाई को मुसलसल जमहूरियत। ये पार्लियामेंट्री अगर कमी खामियां थी तो दायरे में क्यों नहीं कर लेते? इसको मैंने और आपने तो नहीं करना। हमारे नुमाइंदे चाहे इमरान खान साहब वजीर आजम हो या मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, कौम के नुमाइंदे वजीर आजम होता है। मुझे बताएं, जिस मुल्क में वजीर आजम के मशीर मोहतरम मलिक अहमद खान साहब आकर कहें कि मैं गवाह हूं और एविडेंस दे सकता हूं कि कमर जवेद बाजवा साहब ने साकब निसार साहब से फलां बंदे को रिलीफ दिलाया ना दिलाया, और साकब निसार साहब कहते हैं अगर ये वो बात साबित कर दे तो जो आप कहेंगे मैं कहूँगा। और मेरी ये खुद साकब निसार साहब से बात हुई, इस बात का वजूद ही नहीं है। लेकिन हमारा ख्याल था इस पर सुप्रीम कोर्ट बुला लेगी मलिक अहमद खान साहब को भी। जी आप दावा कर रहे हैं कि कमर जवेद बाजवा साहब जुडिशली को चलाते रहे हैं आपके मुताबिक, तो आप बताएं आपके पास जो एविडेंस है। बाय इंप्लीकेशन ना, अगर एनआरओ बाजवा साहब ने दिया तो इसका मतलब बाकी इदारे, फिर ये उनका कहना है, हमारा कहना है नहीं। उन्होंने कहा इमरान खान का केस उन्होंने खत्म कराया। मेरे भाई उनका सॉर्ड मौजूद है, मैं कौन होता हूं ये राय देने वाला? बिल्कुल। लेकिन अगर ये कह रहे हैं, और वो कैबिनेट मेंबर हैं,
कैबिनेट मेंबर हैं, पंजाब के वजीर आला के कैंडिडेट थे। हाँ जी। और जिसके वो करीब हैं, आजकल वो ज्यादा करीब नहीं पाकिस्तान की अहमियत में। कभी कभार कहता ना यही एक वहम था, मैं बड़ा अहम था, तो वक्त बदल देता है। हालात तो बदलते हैं। कादी साहब, मैं आपको असल बात बता दूं, इस हुकूमत से सख्त मुश्किलात आने वाली है, लेकिन वो मेरे और आपके लिए। आपके पास जनवरी गर्मियों में 4 घंटे बिजली आनेगी और 20 घंटे लोड शेडिंग होगी। 20 घंटे लोड और शेडिंग। ये वो 20 घंटे होंगे जिसकी बिजली के पैसे हम दे रहे होंगे, पैसे- बकौल मोहम्मद जुबैर साहब जो अभी कहे। नहीं, इकॉनमी के तमाम यानी expert ये कह रहे 24 हैं। घंटे के पैसे देंगे हम और 4 घंटे बिजली लेंगे। यही बात हुई ना आज। आपको पता है कुकड़ को कहते हैं, जी हाँ, एक देसी मुर्ग था। आजकल मैं समझ तारीख क्या रहे हो। की सबसे बुलंद सतह पर 536 रुपए का ब्रॉयलर गोश्त है। तारीख की सबसे महंगा रोटी 25 रुपए, तारीख की सबसे महंगी चाय का कप एक पुराने से होटल में, जिसमें आप जैसे लीड क्लास नहीं जाते, ये जिन्होंने मुल्क को, उधर 50 रुपए से 45 रुपए तक। लेकिन बड़ी साहब मेरा एक सवाल है आपसे, ये जितनी कीमतें बढ़ी हैं, नहीं तो आपकी वजारतें नहीं बढ़ी, 80 से ज्यादा मिनिस्टर हैं। काजी साहब ये गलत बात ना करें। नहीं तो गुस्सा नहीं, मैं आपको बड़ा संजीदा सवाल कर रहा हूं। अगर हम रोजाना तकरीबन टीवी पर कोई 15 से 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू कर दें तो इसकी कीमत कम हो जाएगी काजी साहब, मैंने अर्ज या कहा उसके है, असरात कम हो जाएंगे? कहता झूठ बोले कवा काटे, काले कवे से डरियो। इन्हें काला कवा काटेगा तो मर जाएगा, ये काले कवे से नहीं डरते, काला कवा इनसे डरता है। यार भाई, आप कंपैरिजन कर रहे हैं, हमें ये बता दें कि उस वक्त हमारे घरों के बिल कितने आ रहे थे, आज कितने हैं, ग्रोसरी का सामान कितने का आ रहा था, कितने का। आज आपके अस्पतालों में डायलिसिस के लिए 1 साल का टाइम दिया जा रहा है। आज लाहौर में एक ऐसा स्कूल नहीं, लाहौर में मौत मिल रही है ना, जिसमें आपके मुंतखब नुमाइंदों का एक बच्चा पढ़ता हो। मुझे एक मिसाल बता दें, स्कूल में मुंतखब नुमाइंदों का, यहाँ सेक्रेटरी एजुकेशन का, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हों, ये 20 करोड़ अवाम को चंद खानदानों ने यरगमाल बनाया हुआ है और इनके सर पे खुद अपने अरबों रुपए कमा रहे हैं। कादी साहब, मुल्क की चंद माफिया की इकॉनमी में हालात बेहतर होंगे, यहाँ 22 करोड़ अवाम जमीन बोध होगी। तो फिलहाल वो क्या होगी, बड़ी साहब कर दिया इन्होंने। मगर सवाल ये है कि देखिए, कोई संजीदा रियासत में बड़े संजीदा लोग भी होते हैं, बड़े समझ वाले लोग भी होते हैं, और फिर आप एक ऐसे क्राइसिस में हैं जिसमें आपको नज़र आ रहा है, और बाई एंड लार्ज सबकी यही ओपिनियन है कि जनाब हम किसी अच्छी रास्ते पे नहीं जा रहे, तो कुछ अमल कुछ करने की ज़रूरत, या हम सिर्फ पंजाब। अच्छा, आजकल प्याज आम आदमी अब प्याज किलो नहीं खरीदता, पाव प्याज खरीदता है। आपको पता है कादी साहब, जरा ये मम्मी डैडी माहौल से निकल के ना कभी किसी दुकान पे जाके खड़े हो जाए और 10 मिनट चुप करके देखते रहे कि वो पहले आलू पूछेगा कितने का, वो धनिया जो वैसे 2 देते थे वो पैसे लेने की सकत नहीं। और हम ज़राई मुल्क भी हैं, हम ज़राई कातल हैं। 70% ज़राई मुल्क था, तो आप गंदम कहां से मंगा रहे हैं? कल परसों जो फैसला किया, और कादी साहब आपने इस मुल्क के मजदूर के साथ क्या किया, किसान के साथ क्या किया, तालिब इल्म के साथ क्या किया, क्लर्क के साथ क्या किया, छोटे ताजर के साथ किया? आपने अपनी करप्शन का सारा बोझ 22 करोड़ अवाम पे डाल दिया, और उसकी वजह है कि अब हर तरफ से चीजें निकल रही। अब इस मुल्क को इकॉनमी से निकालने के लिए कोई पाकिस्तानी चाहिए। देखिए, जिस तरह अभी मोहम्मद जुबैर साहब ने बात की, कुछ लोग इकोनॉमिस्ट मिले भी, और जो उन्होंने बड़ी सही बात की कि आपको मैक्रो इकोनॉमिस्ट उनकी ज़रूरत है, जो मैशत को समझते हों, उनको बैठें कुछ करें, और जो है ये सब। लेकिन बात यह है कि मैम, तो मुझे वो क्या हम कहें, मुझे जिलानी कामरान साहब का मिसरा याद आ रहा है कि मेरा मुल्क नस्लों की खुशबू में ज़िंदा रहे, मैं रहूँ ना रहूँ, मगर ऐसी है। बहरहाल ये सोच अल्लाह करे पैदा हो और हम इस क्राइसिस से निकल सकें, क्योंकि ये बकौल मोहम्मद जुबैर साहब के हमारा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, अल्लाह में से निकालेगा। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, कल मिलेंगे।